आपके सामने कि अभी हाल ही में देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे, देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है ये, जिसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भी कहां पे? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर। और इसकी क्षमता है 50 किलोवाट की। बाईफेशियल का मतलब हो गया दोनों साइड से, दोनों फेसेस पे। आपने अभी जो सोलर प्लेट्स देखी होगी जो घरों के छतों पे लगती है, तो उसमें एक साइड ही सनलाइट गिरती है, मतलब उसका जो एक साइड होता है वही काम का होता है, पीछे वाला बैक साइड काम का नहीं होता। तो एक साइड पे सोलर लाइट गिरती है, उससे ऊर्जा बनती है, लेकिन ये बाईफेशियल है। यहाँ पे दोनों साइड काम के होंगे। वर्टिकल मतलब उसे लंबवत ऐसा सीधा रख दो, दोनों साइड पे लाइट गिरेगी और उससे ऊर्जा बनेगी। और इससे फायदा क्या होगा? इससे ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह का ये देश का पहला अभी वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है, जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर। तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको सोलर से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपने अभी अलग अलग समय पे पढ़े होंगे, उस सारे मैं आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर पूछे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना? गुजरात का मोढेरा गांव। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज ये मान्याचिवाड़ी सतारा जिले में बना था। और दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया था गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। देश का पहला सोलर सिटी बना सांची मध्य प्रदेश। जो दीव है, दमन दीव का जो शहर है दीव, वो दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये मार्च 2019 को शुरू हुई थी, सोलर पंप्स के लिए थी। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बना, हैदराबाद में लंबाई है 23 किलोमीटर। दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 को शुरू हुई। दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहां मिला? तुर्की में। पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है किसने? तो आंसर होगा इसका क्या? तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट, लगभग 16 इंपॉर्टेंट इसी तरह के प्रश्न और रिवाइज करवाए, ध्यान में रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। और इस दिन की शुरुआत 1995 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन से हुई थी। पहली बार 2009 में मनाया गया था। थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना। अच्छा, इसी से एक पॉइंट में आपको करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवाइज करवा दूं कि भारत अभी फरवरी में ही, अभी 24 और फरवरी को ही नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग यानी कि पहले क्षेत्रीय सामाजिक न्याय वार्ता की मेजबानी भी करेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, ये हम कब मनाते हैं? इसका उत्तर आप लोग करेंगे। वैसे 20 फरवरी को 2 पॉइंट और याद रखना, एक विश्व मानव विज्ञान दिवस, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे भी होता है। ये हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार 20 फरवरी को मना रहे हैं। और वैसे 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस भी होता है। तो इस बार ये 20 फरवरी को ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब डे वाला प्रश्न आ गया, और अभी तक फरवरी में जब भी डे वाला प्रश्न आया है, हर बार पूरे महीने का इंपॉर्टेंट डेज में आपको बार बार रिवाइज कराता हूं। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं करवाने वाला, आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आप लोगों को मौका देता हूं कि आप लोग खुद से रिवाइज करो। कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश करो और देखो कि आपको कौन कौन से दिवस याद है और कौन से याद नहीं है, ताकि आपको भी पता चले कि अभी आपकी स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, बाकी कल परसों जब भी डे वाला प्रश्न आएगा मैं आपको वापस से रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन बीच में महीने में एक आध बार आपका टेस्ट ले लेना चाहिए, जिससे आपको भी खुद का एनालिसिस होता रहे। तो आप बताइए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आपके एक्स भी आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो अभी हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने अभी लॉन्च की है? तो सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की पहली क्वांटम चिप को लॉन्च किया है, जो कि टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे विशेष रूप से एक ही चिप में 10 लाख क्यूबिट यानी कि क्वांटम बिट तक स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसे नाम दिया गया मायोराना 1। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है ना, सत्या नडेला, उन्होंने कहा कि टोपोलॉजिकल से बने क्यूबिट तेज, विश्वसनीय और छोटे होते हैं साइज में। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह एडवांस सिस्टम उन सभी समस्याओं से निपट सकता है जो मौजूदा कंप्यूटर मिलकर भी हल नहीं कर सकते हैं। ये इतना तेज, इतना फास्ट है। अच्छा, इसी तरह के 2-4 प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको रिवाइज करवाता हूं, और आप खुद से नोट करिएगा क्या ये आपको याद थे क्या। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा, गूगल ने विलो नाम से क्वांटम चिप लॉन्च किया था। और कभी आपसे पूछे ना कि भारत ने अपना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इसे कब मंजूरी दी थी? तो याद रखना 19 अप्रैल 2023 को, और ये 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाला है। इसके लिए बजट कितना निर्धारित किया गया?
तो 6,003.65 करोड़ रुपए। उद्देश्य भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी सेक्टर में अग्रणी देश बनाना। पूछे किसने अपना 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप कॉन्डोर को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा आईबीएम कंपनी ने। एक वर्ल्ड क्वांटम डे भी हम मनाते हैं 14 अप्रैल को, तो ये भी याद रखना। वैसे बात यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 1975 में। फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन रहे। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और सीईओ सत्या नडेला है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नाम की से अभी एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा एलआईसी ने। तो अभी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने एजेंटों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए भी वन मैन ऑफिस नाम से एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। क्या होगा इसमें? इसमें एलआईसी के जो एजेंट्स हैं उनको अपने मोबाइल फोन के जरिए ही 24/7 अपने ऑफिस की सारी सुविधाएं मिलेगी। इससे उनका काम आसान होगा और वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। तो ये है वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सर्विस, एलआईसी ने शुरू किया। और आपको बता दूं एलआईसी की एक एप्लीकेशन है आनंद नाम से। एलआईसी ने इसको 2020 में लॉन्च किया था और इसे पॉलिसी जारी करने को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया था। तो यहाँ पे ये जो वन मैन ऑफिस है, जो ऑनलाइन सेवा है, इसे आनंद ऐप से जोड़ा जाएगा। बात एलआईसी की करते हैं। स्थापना होती है 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। और कुछ समय पहले आपको बता दूं, यानी कि पिछले साल ही एलआईसी ने जीवन समर्थ नाम से एक पहल भी शुरू की थी। और आपको याद होगा अभी बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में भी 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, बीमा सखी योजना के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। इसे पहले यूं बताओ कब और कहां से शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया था। और इस योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य अभी कौन सा बन गया? तो वो गोवा बन गया। ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, उसके निर्माण, उसके भंडारण और वितरण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? उद्देश्य क्या है? ऑब्वियस सी बात है, क्या उद्देश्य होगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर युवाओं को तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभाव से बचाना, क्योंकि गुटखा खाने से मुंह के कैंसर के मामले वहां पे बढ़ रहे हैं। तो अब झारखंड में भैया 1 साल के लिए तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा या पान मसाला न बनाया जाएगा, न स्टोर किया जाएगा, न बेचा जाएगा। अगर कोई करेगा तो कार्रवाई होगी। अब बात झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। अच्छा, उससे पहले 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोशिश करना उत्तर करने की। एक तो अभी पिछले साल ही तंबाकू नियंत्रण के लिए अभी किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये आपको बताना है। और अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल दिया गया, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया। बताइए नाम क्या रख दिया? चलो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं। ये नाम बदलने वाला, तो नाम बदल के राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, इसका नाम बदल दिया गया। अब एक का तो आप ही बता दो उत्तर, बड़ा सिंपल है ये। तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अब बात करते हैं झारखंड की। देखो, झारखंड की कैपिटल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल, पुष्प है पलाश का फूल। लोक नृत्य छऊ हो गया, पाइका हो गया। सरहुल फेस्टिवल होता है यहाँ पे, कर्मा पूजा, श्रावणी मेला यहाँ पे लगता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद होती है। सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय आपको रांची में मिल जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से और देखें तो भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना शुरू हुई झारखंड में। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु है 60 से घटा के 50 कर दी। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी अम्मेर महतो। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसे बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जानते हैं, इसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाते हैं। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में बना। और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां से शुरू किया गया? हजारीबाग झारखंड। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? स्पेस फील्ड, बंगलुरु का स्टार्टअप है। ये बंगलुरु वाला झारखंड में गलती से आ गया पॉइंट। बाकी रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनको मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में सोहराई पेंटिंग दी थी। सोहराई पेंटिंग झारखंड की, याद रखना। और भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन ये कहां पे किया गया? झारखंड में, रांची झारखंड में। और इसको जीता किसने था? उड़ीसा की टीम ने इसको जीता था, उड़ीसा वॉरियर। उसके अलावा झारखंड का उदुवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और ये झारखंड की पहली साइट है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया हो। ठीक है, तो झारखंड से ये सारे प्रश्न याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कैसे यकीन करूं कि आप सही भविष्यवाणी कर सकते हैं? उसके लिए आप कुछ पूछ। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना। तो मिस वर्ल्ड 2025 में ये इसका 72वां संस्करण होगा, 72 नंबर का एडिशन होगा, जिसकी मेजबानी भारत में तेलंगाना करेगा। इस साल 7 मई से शुरू होने वाले इस कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले ये 31 मई को होगा। और इस मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता करेंगी, जिन्होंने 2023 में मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता था।
तो सिंपल सा याद रखेंगे, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो 2025 वाला होगा, कौन सा एडिशन होगा ये याद रखना, 72 नंबर का, जो कि कहां पे होगा, तेलंगाना में। इसी तरह से अगर मैं पूछूं अभी मिस वर्ल्ड 2024 जो 71 नंबर का 71वां संस्करण था, वो कहां पे हुआ था, मुंबई में। और अगर पूछूं उसको जीता किसने था, क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की है। और उसी तरह से मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें, 73 नंबर का एडिशन था, होस्ट किया था मैक्सिको ने और इसको जीता विक्टोरिया केयर थेल्विग ने, जो डेनमार्क से है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, देश का नाम पूछा था। बाकी और भी देख लो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ये रही थी ध्रुवी पटेल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा गुजरात की है। मिस इंडिया 2024 निकिता पुरवाल उज्जैन से है। मिस एआई 2024 केंजा लेली मोरक्को की है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचिल गुप्ता रही पंजाब के जालंधर से। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तशिगो गेलाय बनी, ये साउथ अफ्रीका से है। तो ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब शुरू की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 2015 को। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि 19 फरवरी 2015 में शुरू की गई थी मोदी जी के द्वारा। कहां से, सूरतगढ़ राजस्थान से। और अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी 19 फरवरी 2025 को इसे पूरे 10 साल हो गए हैं, इसलिए चर्चा में है। क्यों शुरू हुई थी, क्या उद्देश्य था, किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना और उर्वरकों के सही इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। इससे किसानों को कम लागत से ज्यादा उपज लेने में मदद मिलती है। और इसीलिए एक दिवस भी आप मनाते हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, वो 19 फरवरी को ही इसी कारण से मनाते हो। अच्छा, मिट्टी से ही आपको, मृदा से ही एक योजना याद दिलाऊं, तो मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभी हर खेत स्वस्थ खेत नाम से एक अभियान शुरू किया था। किसने, हरियाणा ने, याद रखना। वैसे वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस भी होता है, वो 5 दिसंबर को होता है, ये भी याद रखना। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये योजना वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूं यहाँ पे, जो हमने सारी करंट अफेयर्स में पढ़ी है, और ये सारी 2025 वाली है, ठीक है। जैसे कि पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की, बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा, तो पहला हरियाणा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ये उड़ीसा ने शुरू की थी। और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, 1 प्लेट 1 बैग। रायतु भरोसा योजना तेलंगाना ने इसको शुरू किया था, किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम बना। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान अभी हरियाणा ने लॉन्च किया था। तो ये 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हमारे न्यूज में रही, तो इनको ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026। देखो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आशा योजना, पहले फुल फॉर्म देखो। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे अभी भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल भी 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है, तो उसी के साथ इस योजना को ये समाप्त करना चाहते हैं। अब आपके लिए प्रश्न यहाँ पे रख देते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। बाकी इस योजना की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री आशा योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। उद्देश्य क्या था, यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी फसल की सही दाम मिल रहे हैं या नहीं। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी फसलें कवर होती है, तो दालें कवर होती हैं। दालों में भी कौन कौन सी दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द। तिलहन फसलें, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड और खोपरा भी। मतलब अगर किसानों को ये जो ऊपर मैंने आपको फसलें बताई है, इनका मार्केट में उचित दाम नहीं मिलता, और कितना उचित, जो भी सरकार ने उनकी एमएसपी डिसाइड कर रखी है उससे कम दाम अगर मार्केट में मिल रहे हैं, तो फिर सरकार एमएसपी पे इनको खरीद लेगी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो मार्केट में बेचो, नहीं मिल रहा तो सरकार को इतने पे बेच दो। अच्छा, ये एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये भी एक प्रश्न बन जाता है, इसका निर्धारण कौन करता है, भाई इसकी वैल्यू इतनी रहेगी। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, जो कि कृषि मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय है। अच्छा, मैं पूछूं हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में यही हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। अब कुछ योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं यहाँ पे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको राज्य सरकारों की योजनाएं जो 2025 में आई थी वो रिवाइज कराई थी। अभी केंद्र की वो योजनाएं जो किसी न किसी कारण से न्यूज में थी वो रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये शुरू होती है, याद रखना, 24 अप्रैल 2021 को, ये न्यूज में थी, अभी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी, और ये जरूर याद रखना, इसमें किसानों को खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% प्रीमियम भुगतान करना होता है। जब और उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। और डी पोषण मिशन, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में लॉन्च किया था चेन्नई से। समुद्रयान इसी का हिस्सा है, और इसी के अंतर्गत पनडुब्बी मत्स्य 6000 पानी के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मिलिंद रेगे जिनका भी निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा क्रिकेट। मिलिंद रेगे इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, उन्हें साइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता था और अभी 76 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे मुंबई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, सेलेक्टर और मेंटर भी रह चुके हैं। मिलिंद रेगे का नाम याद रखना आप, तो निधन हो गया इनका भी। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये 5-6 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एक महिला थी, उनका निधन हो गया था और उनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हलक्की फोक ट्रेडिशन के नाम से जानते थे, यानी कि हलक्की लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश उन्हें कहा जाता था। उनका नाम क्या था? वो कर्नाटक से बिलोंग करती थी। सिर्फ नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं और अभी 2-5 दिन मैंने पहले बताया था आपको ये नाम, तो देखते हैं किस किस को याद है। डेली करंट अफेयर्स में भी बता दिया, उसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको ये प्रश्न रिवाइज करवाया। अब देखते हैं किस किस को याद है। नहीं याद तो इसका मतलब आप समझ लेना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो चीजों का अच्छे से। तो अब ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होने के बाद वीकली करंट अफेयर्स को जरूर प्रेफर करना, वहां से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। कितनी पारियों में? 261 पारियों में। इस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 276 पारियों में 11,000 रन बनाए थे। तो रोहित शर्मा ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, हमने कहा कि रोहित शर्मा 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले पे विराट कोहली है, 222 पारियों में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता ही है, ये चल रही है कहाँ पे? पाकिस्तान और यूएई में। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ और क्विज